नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कैरियर मंत्रा ऑनलाइन चैनल पर। मैं संजय सर आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर के इस समय स्टैटिक जीके का संविधान से संबंधित, संवैधानिक विकास से संबंधित चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ और डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। और जितनी वीडियो का कलेक्शन होगा, अगर सभी आप रिवीजन कर लेते हैं तो वनडे का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो संविधान और संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न अगर बनता है तो आपका कहीं से मिस्टेक हो पाएगा। चलिए, आज का सेशन जो 30 क्वेश्चन का है, पर डे लगभग 30 क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे और शाम का सेशन होगा और शाम में ही आपके पास वीडियो हमारे चैनल कैरियर मंत्रा पर आपको उपलब्ध होगा। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं समय लिए बिना। और ये देखिए, आपका स्टैटिक जीके है, यूपीपी, यूपीएसआई और ऑल वनडे एग्जाम इसमें लिखा नहीं है, लेकिन किसी भी वनडे एग्जाम, इवन यहाँ तक कि आप पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपका हेल्पफुल होगा निश्चित रूप से। तो यूपीपी, यूपीएसआई के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट आपसे मैं रूबरू होता हूँ कि ये नोटिफिकेशन सरकार के तरफ से, सरकार के विभाग के तरफ से ये ट्वीट कर दिया गया है कि हम अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी अप्रैल लास्ट तक ये दोनों वैकेंसी आपके सामने होगी। और निश्चित रूप से जिन लोगों को यूपीपी की या यूपीएसआई की तैयारी करना है मेरे बंधु, और मेरा अगर राय मानो, आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो आप यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आप अभी से एकदम रूटीन वाइज नियमित तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने का है और पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। पूरा जीएस कवर करना है, जीके कवर करना है, मैथ कवर करना है, रीजनिंग कवर करना है और आपका हिंदी भी, जो पुराना सिलेबस है अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इतनी सारी चीज़ें कवर करना है। और 4 महीना अगर आपको मिलता है तो ये आपके लिए बहुत पर्याप्त समय नहीं है, बहुत ही शार्ट समय है। और इसमें एकदम द्रुत गति से, नियमित तरीके से जब आप अपने स्ट्रैटेजी बना करके अपने सिलेबस पर काम करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और उसके लिए एकदम रणनीति बनाकर चलना प्रारंभ कर दीजिए निश्चित रूप से। चलिए, अगला प्रश्न, हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह है, देखिए, 1919 संवैधानिक विकास का क्वेश्चन है दोस्तों कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी इसमें से विशेषता थी 1919 के अधिनियम में, जो संवैधानिक विकास का समय समय पर अधिनियम बन करके आया है। ये अधिनियम क्राउन के अधीन बन के आया था, सम्राट के अधीन, जब हमारे सत्ता क्राउन के अधीन, सम्राट के अधीन चली गई थी, उस समय ये अधिनियम बन के आया था और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो ये देखिएगा कौन किसकी बात कर रहा है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था क्या थी। अगला है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, क्या ये 1919 में था, या केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण निम्नलिखित कोटों के आधार पर दीजिए। ठीक है, तो ये है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरित की गई थी ये। तो इन तीनों में ये कूट के माध्यम से ये पूछ रहा है कि 1919 अधिनियम के लिए इनमें से कौन सी चीजें थी या वो सही थी। तो इसमें देखिएगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, द्वैध शासन की स्थापना यहां की गई है दोस्तों। द्वैध शासन, ये द्वैध शासन स्थापित किया गया। रेड वाला सही दिख रहा है, ठीक। तो द्वैध शासन 1919 में आया था। ये द्वैध शासन 1919 के तहत ये अप्रैल 1921 में लागू हुआ। ठीक, क्या दोस्तों, कि 1921 में लागू होता है। तो ये तो बात सही है, ये बात सत्य है। दूसरा देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी ये 1919 के लिए थी।
ये 1909 में आ गई थी, तो ये गलत था। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए ये जो लाया गया था दोस्तों, ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम के लिए लाया गया था, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया था। केंद्र द्वारा विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, ये भी बात सत्य है दोस्तों, ठीक, ये भी बात सत्य है। तो आपका इसमें से देखिए 1 सही और 3 सही, यानी उत्तर आपका ये वाला सही है, सी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? कौन सा अधिनियम? क्या 1909 का अधिनियम संघीय शासन की व्यवस्था दिया, कि भारत शासन अधिनियम 1919 का दिया था, कि भारत शासन अधिनियम 1935 का दिया था, कि भारत का स्वाधीनता अधिनियम 1947 दिया था? तो इसमें दोस्तों इसका उत्तर आपका संघीय व्यवस्था की बात की गई है, तो ये आपके सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें ये उत्तर सही है, ठीक। 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई थी, संघीय शासन, संघीय शासन की बात की गई थी, तो इसका उत्तर ये सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? दोस्तों ये देखिएगा, ये पूछ रहा किस अधिनियम में, एक चीज और इसमें देखिएगा, तो ये अधिनियम भी आपका 1935 ही है, लेकिन कब ये लागू जब होता है तभी वो अलग हुआ, यानी 1 अप्रैल 1935 तारीख, 1 अप्रैल 1937 में 1935 अधिनियम के अंतर्गत के आधार पर भारत से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ, ठीक है दोस्तों। तो 1 अप्रैल अधिनियम आपका यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1937 को इसी के आधार पर भारत से बर्मा क्या हुआ, अलग हुआ, तो इसका उत्तर आपका ये होगा, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों जो न्यायालय आज के डेट में आपके पास है, हमारे देश में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वही संघीय न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया, और ये तो नहीं पूछा गया, ये पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा। ये देखिए अधिनियम पूछा गया, ठीक। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो स्थापना हुआ था, ये स्थापना की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना ये हुई है 1 अप्रैल 1937 में, ठीक। अब ये एक्ट पूछता है, तो एक्ट ये स्थापित हुआ था आपका 1935, लेकिन ये 1935 है नहीं, तो ये उत्तर आपका जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद का उपसभापति कौन था? 1946 में जो अंतरिम सरकार का ये गठन हुआ था, उसमें उपसभापति कौन था या उपाध्यक्ष कौन था, ये आपसे जानना चाहता है। तो यानी उस समय उपाध्यक्ष जो होता था वही मुखिया होता था सरकार का, तो इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसमें? क्या साइमन कमीशन के द्वारा, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, कि क्रिप्स मिशन के द्वारा, कि ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा? सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम इसमें जाएगा मेरे दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन का भारतीयों ने विरोध किया, इस वजह से इसके आधार पे नहीं, आपका कैबिनेट डेलीगेशन के आधार पे संविधान सभा का निर्माण बाद में हुआ। लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम की बात पूछ रहा है तो सर्वप्रथम उत्तर आपका यही है सी, यानी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के आधार पर सर्वप्रथम भारत में संविधान निर्माण के प्रस्ताव की बात की गई थी, जिसको भारतीयों ने क्या कर दिया? नकार दिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है? ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परीक्षा में जब कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन जो नहीं लगा होता है बहुत खतरनाक बन जाता है। अगर ध्यान से इसको नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्तर जानते हुए गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये वाला जो प्रश्न है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था इसमें से कौन? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम? जगजीवन राम ये जो थे ये श्रम मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? ये श्रम मंत्री थे। ठीक। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये कृषि मंत्री थे, ये कृषि मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी ये था शिक्षा विभाग इनके पास था दोस्तों। इसका मतलब कि जब शिक्षा, कृषि और श्रम इन लोगों के पास था तो इसमें आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस मंत्रालय के हिस्सा नहीं थे। उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आज का 8वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। इस पर अपना दिमाग लगाइए, विचार करिए कि इसमें से क्या हो सकता है, और हमारे उत्तर देने से पहले निश्चित रूप से आप अपने दिमाग का प्रयोग करके उत्तर लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये भारतीय संगठन है। इस संगठन कौन सा संगठन था जो सबसे पहले संविधान सभा बनाने की बात किया था? क्या स्वराज पार्टी, या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में? तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों स्वराज पार्टी 1934। ठीक। अगर ये उत्तर लगाए होंगे आप तो अति उत्तम, अगर नहीं लगाए होंगे तो आप देख लीजिए इसका उत्तर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा बनी थी जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें जो सदस्य चुने गए थे संविधान सभा का, उनका गठन इसमें से कैसे हुआ? क्या सीधे जनता के द्वारा किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा किया गया था, या भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, यानी मतलब जो राजे रजवाड़े थे उनके नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था? ये प्रश्न आपके सामने है, इस पर विचार करिए और जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों, तो ये आप अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे जो भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रश्न जो उत्तर इसका सही है वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, और संविधान सभाओं में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा। संविधान
एक संविधान सभा का सदस्य चुने। मतलब कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का चुनाव होता था और टोटल कितने संविधान सभा में सदस्य थे? तो 389 ये सदस्यों की संख्या थी। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता। ये भी प्रश्न पूछता है कि ये प्रांतीय संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव होता कितनी जनसंख्या पर चुना जाता था? तो 10 लाख पर। टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। उत्तर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वही चीज जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया आपसे, वो चीज देखिए आपके सामने आ गया। क्या 8 लाख पर, 10 लाख पर, 12 लाख पर कि 15 लाख पर? तो दोस्तों एक प्रतिनिधि चुनने के लिए कितनी जनसंख्या, यही वाला है, यही प्रश्न पूछा। तो ये जनसंख्या हमने बताया था, कितना बताया था कि एक प्रतिनिधि चुनने के लिए 10 लाख का आधार बनाया गया था। 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। उत्तर आपका बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये उत्तर आप देख लीजिएगा। आप लोग मुझसे पहले अपने उत्तर को चेक करते जाइए कि आप कितना सही हैं और उसके आधार पर आप देखिए कितना लगा पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आज के सेशन का। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? क्या 10 जून 1946 को की गई, या 9 दिसंबर 1946 को किया गया, या 26 दिसंबर 1946 को किया गया, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को? ये प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर लगाने का फटाक से प्रयास करिए और हमारे लगाने से पहले। तो दोस्तों आप देखिएगा, पूछ रहा संविधान सभा की स्थापना की बात कर रहा है। संविधान सभा की स्थापना उसी दिन हुई जिस दिन पहली बार यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई आप इस उत्तर में जानते हैं। इस प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ये 9 दिसंबर 1946 को ही आपकी संविधान सभा की, इसी दिन संविधान सभा स्थापित हुई। ठीक है दोस्तों, उसी दिन संविधान सभा स्थापित हुई यानी 9 दिसंबर जब संविधान सभा की पहली बैठक, जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, उसी दिन संविधान सभा का गठन हो गया। चलिए अगला प्रश्न आज के सेशन का। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर को पहली बैठक जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष ने ही अध्यक्षता किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। कौन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ठीक है, ये थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष और ये थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, संविधान सभा का जब अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, तो अंत तक संविधान सभा का अध्यक्ष वही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका वही होगा, राजेंद्र प्रसाद। ये आपको जान लीजिए। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों 13 का बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा जो बनी उसका प्रारूप यानी संविधान का प्रारूप क्या होगा,
इसके लिए एक समिति गठित की गई थी जिसे प्रारूप समिति कहा गया। उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपसे जानना चाहा। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष की बात कर रहा कि इसका अध्यक्ष कौन था। क्या भीमराव अंबेडकर थे, या राजेंद्र प्रसाद जी थे, या सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, या राजगोपालाचारी जी थे। तो इसका उत्तर आपका B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे आपके प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति ये जो थी 7 सदस्यीय थी। कितना सदस्य थी? 7 सदस्यीय थी। 7 सदस्यीय थी दोस्तों। 7 सदस्य यानी एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। एक बार इसलिए मैं यहाँ पर ये आपको इंगित कर देता हूं, हो सकता आगे प्रश्न आए भी, एक बार प्रश्न बना भी है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगर ये प्रश्न पूछता है अध्यक्ष के अलावा तब उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगर ये पूछता है प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तब उत्तर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए वही चीज जो पीछे कहा हूं, अगला में वही प्रश्न आपके आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के। इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी अध्यक्ष के अलावा की बात कर रहा है, यानी टोटल तो 7 थे। एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष हो गया तो 7 में से एक कम, यानी 6। वो संख्या कितनी हो जाएगी? उत्तर आपका ये 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य की बात कर रहा है। यहां पर देखिए ये नाम क्या N. गोपालास्वामी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या सरदार पटेल। ये इसमें से क्या था? अब देखिएगा इसमें से 2 नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, प्रारूप समिति में इनका नहीं था योगदान, ये नहीं थे। और पटेल जी भी नहीं थे। जो बड़े नाम है वो बड़े नामचीन नाम ये प्रारूप समिति में नहीं थे। बड़े नामों में सिर्फ और अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। न तो राजेंद्र प्रसाद थे, न ही सरदार पटेल जी थे, और न ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बड़े नाम नहीं थे। तो ये 2 नाम आपका निकल गया, बच गया 1 और 3। तो 1 और 3 देखिए कहां पर है? सी उत्तर होगा आपका। ठीक, ये सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति में निम्न में से कौन इसमें से सदस्य नहीं था? क्या मोहम्मद सादुल्लाह जी नहीं थे? नहीं की बात कर रहा है, देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा। K.M. मुंशी जी थे, या A.K. अय्यर थे, या जवाहरलाल थे। मैंने कहा कि कुछ जगहों पर जब जवाहरलाल का नाम आएगा वहां पे उन नहीं उपस्थित है। तो पांडुलेखन समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो उत्तर आपका यही हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय की बात कर रहा है। क्या B.R. अम्बेडकर? इस तरह की समितियों का अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद, या पटेल? क्या था? ये स्क्रीन के सामने आपका प्रश्न है, इस पर उत्तर आप अपना विचार दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो प्रांतीय की बात कर रहा है, प्रांतीय संविधान सभा समिति। तो प्रांतीय की बात है तो प्रांतीय में आपका सरदार पटेल जी, प्रांतीय में सरदार पटेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया?
संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन की बात कर रहा है, कब हुआ? वो डेट आपसे जानना चाहता हूँ। क्या 13 दिसंबर 1946 को हुआ, या 22 जनवरी 1947 को हुआ, या 3 जून 1947 को हुआ, या 29 अगस्त 1947 का हुआ? क्या है दोस्तों, इसमें आप देखिएगा ये जो 13 दिसंबर 1946 को ये पंडित जवाहरलाल के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक। 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई और 26 जनवरी 1947 को ये आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था इसे स्वीकार करें। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो ये चीज है आपका। और जो प्रारूप समिति का गठन हुआ, ये गठन आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें दोस्तों झंडा समिति का अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। आप जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति का, और जेपी कृपलानी भी किसी किसके ध्यान पे नहीं है, बहरहाल देख लीजिएगा इनका भी, कृपलानी जी का भी। तो ये है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? कहां से? क्या पश्चिम बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था, या पंजाब से हुआ था? ये जानना था किस प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव हुआ था। देखिए पश्चिम बंगाल से जब हुआ था, पहली बार तो पश्चिम बंगाल से हुआ था इनका, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जब ये पश्चिम बंगाल का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद ये जो इनका जो चुनाव जहां से ये लड़े थे, जहां से जीते थे, वो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा, जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था। तो वहां से चुने गए थे और वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, इसलिए वहां से इनको छोड़ना पड़ा और आकर के दोबारा इनका जो चुनाव हुआ मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ, ठीक, मुंबई प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर रहा है। क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ, या 9 दिसंबर 1946 को हुआ, या 19 नवंबर 1946 को हुआ? ठीक। तो शुरुआत में जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है, 2 बैठकें। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। ये अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और यह अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला क्या, 9 दिसंबर 1946, तो ये आपका उत्तर सी होगा, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था कब? जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया जिस दिन, उसी दिन आपका ये संविधान देने का प्रस्ताव भी क्या कर दिया गया, संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया या स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें आप देखिएगा कि कब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया या पास कर दिया गया था,
इसका उत्तर आप देखिएगा तो 22 जनवरी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो ये है 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा द्वारा पारित किया गया एक संविधान देने का। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों। किसकी थी? लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी। ठीक, और लेबर पार्टी के ही नेता थे क्लीमेंट एटली, जो यहाँ के पीएम थे उस समय। क्लीमेंट एटली इसके पीएम थे, और ये क्लीमेंट एटली जो पीएम है, ये 1945 से लेकर के 1951 तक पीएम थे। ठीक, तो 1947 में भी होंगे, तो क्लीमेंट एटली और किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी, एटली इसके पीएम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो इसका उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही छोटा बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर 26 जनवरी, जब हमारा संविधान लागू होता है जिस दिन, और हमारा देश गणतंत्र बनता है, उसी दिन इसको क्या कर दिया जाता है? राजकीय चिन्ह को स्वीकार कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष, सन पूछ रहा है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा 1925। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, इस प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? क्या भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया, या भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, कि भारतीय संसद के द्वारा किया गया, या ब्रिटिश संसद के द्वारा? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, तो भारतीय संविधान सभा आप जानते ही हैं कि आपकी चुनाव से पहले और नई संसद जो गठित हुई उसके गठन से पहले संसद के रूप में यही संविधान सभा कार्य कर रही थी। इसीलिए ये पहला प्रश्न पूछा है कि किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान, ये अगला भी है और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न भी है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, मतलब वही थी, महिलाएं सदस्य थी। तो इसका उत्तर आपका होगा 15। इसका उत्तर होगा 15। ठीक है, तो ये उत्तर सही है, इसका 15 होगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। चलिए आज का सेशन इतना ही, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सेशन था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। निश्चित रूप से आप देखेंगे ये प्रश्न अगर करते हैं तो निश्चित आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे निश्चित रूप से। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक। चलिए नमस्कार भाई बंधुओं, नमस्कार। हाँ, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के ग्रुपों में शेयर अधिक से अधिक करके इस अपने बड़े भाई का सहयोग करने का प्रयास करिएगा। चलिए धन्यवाद।